हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई वेलकम यू अगेन ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स 11th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड करंटली वी आर वर्किंग ऑन 11th सीरीज, ओके 11th एंड 12th। तो भाई आ जाएंगे जल्दी से जल्दी। क्या हाल चाल है सभी दोस्तों के। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में 12th फिजिक्स में हमने कहाँ तक कर लिया था। हमने आपको बताया था डायपोल मोमेंट के बारे में, डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब वो अपने ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, साथ ही साथ वो कितना टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया था कि जो नेट फोर्स है किसी भी डायपोल के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो ज़ीरो होता है, और टॉर्क जो है वो लोकेशन पर डिपेंड करता है। यदि थीटा एंगल पर वो लोकेटेड है उसका जो डायपोल मोमेंट है, तो टॉर्क वेक्टर की जो वैल्यू आई थी वो आई थी अपने पास पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, आई होप यू विल चेक आउट द प्रीवियस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आगे। हमने आपको बताया था कि इस लेक्चर में जो है हम आपको बताएंगे जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तब उसके साथ क्या होता है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, साथ ही साथ वो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। तो आ जाएंगे भाई, क्या हाल चाल है सभी दोस्तों के। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे कि जब किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तब क्या होता है। ठीक है, तो भाई हेडिंग ये डालेंगे, ये मैंने हेडिंग डाली। जब किसी हेडिंग ये डालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, क्या होता है अभी देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखेंगे। चलो भाई अभी आपको बता देते हैं। ये अपने पास हेडिंग रहेगी आज की। अब बात करते हैं, देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ठीक है, कोई भी एक चेंज होती रहे। ठीक है, तो अपने पास वो हो जाएगा अपने पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बात करें, देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर एक पॉइंट के लिए वेरी करेगा। ठीक है, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉन यूनिफॉर्म। कैसे कि यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार से है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो है इक्वली प्लेस्ड नहीं है फील्ड लाइंस। ठीक है, इक्वली प्लेस्ड नहीं है। यहाँ पर जो है डिस्टेंस लाइनों के बीच की कम है, यहाँ पर ज़्यादा सेपरेशन है। अब बात करें कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें यदि हम यूनिट क्रॉस सेक्शन को डालेंगे कोई एरिया को, तो वहाँ पर जो फील्ड लाइन ज़्यादा गुजरेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रोंगर है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा अपने पास स्ट्रोंग, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पर यदि आप किसी एक चार्ज को रख दो, मान लीजिए पॉइंट चार्ज को हमने रख दिया प्लस क्यू चार्ज को, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। कैसे, क्योंकि हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट यूनिट टेस्ट चार्ज। तो एफ वेक्टर जो होगा उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा क्यू नोट इंटू ई वेक्टर। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा है तो ये फोर्स भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो फोर्स यहाँ पर वैल्यू कम होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर फोर्स क्या होगा, कम लगेगा, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब फोर्स इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब हम ये समझे कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेज होते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, तो वहाँ पर अलग अलग फोर्सेज लगेंगे। प्लस क्यू के ऊपर अलग फोर्स लगेगा, माइनस क्यू के ऊपर अलग फोर्स लगेगा, जिसका जो अपने पास मैग्नीट्यूड वो डिफरेंट होगा और डायरेक्शन तो डिफरेंट होती है। तो इस सिचुएशन में जो है नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, नेट फोर्स क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। कैसे सर,
देख लो, अभी बता देते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे मैं बात करूं कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है, इसी की बात कर लेते हैं, ये हम यहाँ पर ले लेते हैं इसकी सिचुएशन। मान लीजिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रख दिया कि एक डायपोल, ये डायपोल रख दिया मैंने प्लस क्यू, और ये मैंने रख दिया माइनस क्यू, ठीक है। अब बात करूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर फोर्स लगेगा प्लस क्यू इस तरफ और यहाँ पर लगेगा इस तरफ, लेकिन दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है, पहली बात तो इस तरफ है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन इसके ऊपर अपोजिट है। बट साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा। तो इस सिचुएशन में जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। साथ ही साथ यदि इस डायपोल को यदि किसी थीटा एंगल के ऊपर प्लेस कर दिया जाए, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इस सिचुएशन में जो हम माइनस है प्लस क्यू, ये हो गया डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये किसी एंगल पर थीटा हो गया। तो इस सिचुएशन में जो है टॉर्क जो है वो भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होता है, साथ ही साथ जो टॉर्क है वो भी जीरो नहीं होता है। लेकिन जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन के ऊपर, आपने लोकेशन कहाँ रख रखी है, ठीक है। कैसे सर? वो भी बता देंगे। मान लीजिए आपने पैरेलल रख दिया, ठीक है, मान लीजिए आपने पैरेलल रख दिया, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग बढ़ रहा है। तो आपने क्या किया, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आपने इस तरफ रख दिया डायपोल को, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू के ऊपर इस तरफ लगेगा प्लस क्यू, और इसके ऊपर अपोजिट लगेगा, ठीक है। लेकिन जो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और जो टॉर्क जो होता है अपने को पता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ठीक है। और ये जो अपने पास लाइन ऑफ एक्शन पर डिपेंड करता है, ये वाले फोर्स जो है वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट जो अपने पास जो टॉर्क लगेगा वो जीरो हो जाएगा हर एक फोर्स के कारण। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमने की शॉर्ट में। अब हम इस बात को लिख भी लेते हैं। जब हम किसी भी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो है नेट फोर्स जो है जीरो नहीं होता और टॉर्क भी जीरो नहीं होता। टॉर्क जो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन के ऊपर, इसकी लोकेशन के ऊपर। चलो भाई इस बात को लिख लें, चलो सर लिखा दो इस बात को। तो हम देखेंगे व्हेन लिखेंगे, अपनी नोटबुक निकालेंगे और उसमें साथ साथ लिखते जाएंगे। देखिए व्हेन we place an electric dipole, when we place an electric dipole in non-uniform electric field, in non-uniform electric field, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन देयर, ठीक है, देन देयर विल बी, हम ये बोल सकते हैं नेट फोर्स जो वो जीरो नहीं होगा। देन द नेट फोर्स ऑन डायपोल will not be zero, ठीक है, will not be zero, because क्यों नहीं होगा? because forces on each charge of dipole, will be different, ठीक है, सही है। एंड साथ ही साथ मैं बोल सकता हूं एंड द टॉर्क ऑन डायपोल also not zero but depends on location
लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड की लोकेशन पर डिपेंड करेगा। दैट इज मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि भैया टॉर्क वेक्टर जो होगा, ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्या, जो टॉर्क वेक्टर होगा वो अपने पास जो हो डिपेंड करेगा। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो टॉर्क वेक्टर क्या आया था, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर आया था। बिल्कुल सर, ये बात तो आया था, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक लोकेशन के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंट है। बिल्कुल सर, तो क्या ई वेक्टर को मैं डिफरेंट बता दूं हर एक लोकेशन के लिए? बिल्कुल। इसका मतलब ये जो होगा पी वेक्टर क्रॉस, ये जो होगा वो उसकी पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। एंड जो नेट फोर्स है, यानी मैं ये बोल दूं कि नेट फोर्स जो है ना, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। क्या मैं चेक कर लूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा? बिल्कुल सर, ओके, इट्स गोइंग वेल। तो ये बात कर लिया मैंने, नेट फोर्स जो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, साथ ही साथ टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। लेकिन टॉर्क डिपेंड करेगा किसके ऊपर? लोकेशन के ऊपर। सर ये लोकेशन वाली बात समझ में नहीं आई, चलो इस बात की भी हम बता देते हैं ये क्या मतलब है इसका, ठीक है। चलो इस बात का भी हम अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। लोकेशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है? देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम बात करें, ठीक है, लोकेशन की हम बात करें। तो पहली यदि मैं बात करूं, देखो when an electric dipole is parallel, ठीक है, is parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसे? देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई अपने पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने पैरेलल रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखने का मतलब ये है कि उसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, मान लीजिए ये मैंने लिया -q, ठीक है, और ये मैंने लिया +q चार्ज, ये लिया मैंने +q चार्ज। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने बोल दिया 2a डिस्टेंस है, ठीक है, और ये पैरेलल है किसके है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। मान लेते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, बढ़ रहा है। डायरेक्शन तो सेम है बट उसका मैग्नीट्यूड जो वो बढ़ रहा है, ठीक है। हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर कुछ अलग है, जैसे मान लीजिए 10 वोल्ट पर मीटर, फिर ये 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड वो बढ़ रहा है, बट डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर है, बात करें, ठीक है। अब बात करें, देखो इस केस में यदि मैं बात करूँ तो सब कुछ निकाल लेंगे इसमें, ठीक है। ये अपने पास ये डायपोल है, ठीक है, ये अपने पास डायपोल है, चलो ठीक है। अब आप बताओ क्या डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? मैं बात करूँ, देखो ये तो होगा इसका डायपोल सेंटर, ये तो होगा उसका डायपोल सेंटर। देखो माइनस से प्लस की ओर जो होती है वो होती है अपने पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, यानी पी वेक्टर, ये होगा पी वेक्टर, ठीक है। डायपोल मोमेंट, बिल्कुल सर, वाजिबा। अच्छा, डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? वो तो सिंपल है, मैग्नीट्यूड तो आइदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को एक बात बताना, क्या यहाँ पर फोर्स निकालूँ मैं, टोटल फोर्स निकालूँ, तो टोटल फोर्स निकालूँगा तो मैं बात करूँगा कि ये होगा अपने पास प्लस का QE वेक्टर, ठीक है, ये वाला यहाँ पर। अब देखो ये प्लस Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है मेरे बच्चे, अलग अलग है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, ठीक है। फिर माइनस का QE माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज
E प्लस क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू E माइनस क्यू है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा टॉर्क की बात कर लूँ, बिल्कुल सर टॉर्क निकालो। देखो टॉर्क यदि निकालोगे यहाँ पर तो एक बात बताएंगे आपको, टॉर्क जो होता है वो अपने पास होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, बट यहाँ पर देखो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर यहाँ पर जो है वो डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर। लोकेशन के ऊपर क्या समझे, मतलब समझे नहीं सर हम तो। देखो यदि मैं बात करूँ टॉर्क की, तो टॉर्क जो है किसी पॉइंट रेफरेंस से निकाला जाता है। यदि मैं यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट यदि टॉर्क निकालूँ, इस चार्ज के अबाउट यदि मैं टॉर्क निकालूँ, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स किस तरफ है, इस पर लगने वाला फोर्स तो ये है सर, ये वाला क्या था QE, मतलब QE माइनस Q, ये था इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ये थी। अच्छा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या था, ये था सर, कैसे QE प्लस Q, बिल्कुल सर। अब एक बात बताना ज़रा, टॉर्क यदि तू इस पॉइंट के अबाउट निकालेगा, ठीक है, टॉर्क के किसी पॉइंट के, प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको अच्छे से कि टॉर्क के किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। यदि तू इस पॉइंट के अबाउट निकालेगा टॉर्क को, तो जिस पॉइंट के अबाउट निकालेगा तो जो फोर्स है उसकी परपेंडिकुलर वो लेते हैं अपने पास, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डायरेक्शन, ऐसे निकालते हैं ना भैया। अरे भैया ऐसे निकालते हैं ना, टॉर्क वेक्टर या टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो इज इक्वल टू R इंटू ए परपेंडिकुलर, और R जो होती है परपेंडिकुलर फोर्स के बीच की डिस्टेंस होती है उस पॉइंट के, जिस पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं। तो जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा है, ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है वो एक सेम ही है, सेम ही पॉइंट है, तो डिस्टेंस तो जीरो होगी। वाह सर डिस्टेंस तो जीरो होगी, तो बात तो सही है आपकी, बिल्कुल सर। तो डिस्टेंस जीरो होगी तो ये तो जीरो हो गया, इसके अबाउट तो जीरो हो गया, इसके अबाउट तो जीरो हो गया, सही है। अच्छा इसके अबाउट यदि इस अपने पास ये इस वाला जो फोर्स है उसका यदि टॉर्क निकाले, तो उसका टॉर्क निकालेगा तो तुम कहोगे सर परपेंडिकुलर फोर्स। देखो मेरे बच्चे ये परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है। परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा होता है, यदि इस पॉइंट के अबाउट यदि मैं निकालना चाहूँ तो देखो परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा होता है, ये होता है परपेंडिकुलर फोर्स, ये R वेक्टर होता है। इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहूँ तो परपेंडिकुलर फोर्स और R तो अपने पास जो हो जाता है वो हो जाता है R इंटू F, ये हो जाता है। बट यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है हमारे पास, ये उसी डायरेक्शन में दे रखा है। तो हमें पता है टॉर्क वेक्टर जो होता है वो R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा, थीटा जीरो है, तो यहाँ पर इसके कारण भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा, मतलब कोई टॉर्क नहीं लगेगा, केवल फोर्स लगेगा, ठीक है। अब बात करें, यदि मैं बात करूँ एंटी पैरेलल बोल दूँ तो when electric dipole, ठीक है, is anti parallel to electric field, बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल तो क्या होगा, तो भी देख लेते हैं, चलो अभी बता देते हैं आपको। तो यहाँ से यदि बात करें, देखो अब क्या करते हैं, एंटी पैरेलल लेने का मतलब क्या है, कुछ भी बोल दो, देखो कैसे बोल दो, कुछ भी। देखो यदि मैं बात करूँ E वेक्टर, ये इंक्रीजिंग फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, इंक्रीजिंग फील्ड है। हम ये बोल रहे हैं, देखो या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दो ताकि P वेक्टर और E वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाए, ठीक है, या आप इस डायपोल जो P वेक्टर उसी को उल्टा लिख दो। मतलब यदि मैं इस माइनस Q को इस तरफ लिख दूँ और प्लस Q को इस तरफ रख दूँ, ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हो आप। ये हो गया प्लस Q, ये हो गया माइनस Q, ये हो गया अपने पास उनके बीच की डिस्टेंस 2a, और ये अपने पास हो गया, बहुत बढ़िया सर। अच्छा एक बात बता मुन्ना, एक बात बता, क्या ये O है ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, डायपोल सेंटर। तो ये माइनस Q से प्लस Q क्या आ गया अपने पास, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, P वेक्टर, बहुत बढ़िया, वाजिबा। अच्छा P इक्वल टू होगा कितना, मैग्नीट्यूड की बात करें Q इंटू 2a। सर इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन भी सेम टू सेम ही आएगी। देखो कैसे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्लस Q पर लगने वाला फोर्स ये होगा प्लस Q, और यहाँ पर लगने वाला माइनस Q होगा। देखो इस सिचुएशन में भी जो है नेट फोर्स जो है ज़ीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जो है या टोटल फोर्स की बात करें वो होगा अपने पास प्लस का QE वेक्टर प्लस Q पर, माइनस का QE वेक्टर माइनस Q पर, ठीक है, जीरो नहीं होगा। अच्छा टॉर्क जो है, टॉर्क वेक्टर इस सिचुएशन में भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है।
भाई लाइन जॉइनिंग जो है, बिकॉज लिख देते हैं इसको, क्यों होगा, बिकॉज, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस इज सेम, हैंस नो टॉर्क प्रोड्यूसेस, ठीक है, नो एनी टॉर्क प्रोड्यूसेस, ठीक है, बाय दीज फोर्सेस, वाह सर, कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो टॉर्क जीरो होगा। तो ये सिचुएशन होती है अपने पास जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या सर आपने एंटी पैरेलल और पैरेलल बता दिया, लेकिन किसी एक रेंडम एंगल थीटा पर रख दे तो टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क कितना लगेगा, ये हम निकाल लेंगे, ये वाला अपने पास निकल जाएगा, और नेट फोर्स भी हम निकाल लेंगे इंडिविजुअल के ऊपर निकाल करके। तो ये दोनों बात को ध्यान रखना है अपने को, और ये स्पेशल केसेस है, इसको भी ध्यान रख लो चाहे, ठीक है, इस स्पेशल केसेस को भी ध्यान रख लो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे क्वेश्चन IIT JEE लेवल के क्वेश्चन अपने को बनते हैं जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट भी आती है तो वहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने आपको बताया था कि अब तक जितना भी पार्ट हुआ अपने पास इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का, उनके क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, करेंगे भाई, आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में है, इसकी एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन आती है, ठीक है, पहले इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर आपको एप्लीकेशन बताते हैं इसकी, अच्छा सा यूजेज बताते हैं आपको। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसके यूजेज क्या हैं, देखो अभी इसके यूजेज बताते हैं। देखो जब आपने ठीक है बचपन में आपने किया होगा क्या एक्टिविटी जो है, जब आप एक ड्राई कोम्ब को, ठीक है, सूखी कंघी को, जब आपने जो अपने पास जो ड्राई हेयर्स हैं, ठीक है, तेल तो आप लगाते नहीं हो, ठीक है, हेयर्स में आप तेल तो डालते नहीं हो, तो वो जो आपके जो बाल रूखे रूखे रहते हैं, ठीक है, कुछ डेंड्रफ भी रहता है उनमें, तो उनमें जब आप, ठीक है, जब ईचिंग होती है, खुजली चलती है, तो आप उसको क्या करते हो, रब करते हो, ठीक है, कोम्ब को क्या करते हो, रब करते हो रब, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपको। तो देखो कैसे करते हैं, मान लो मेरे बच्चे, देखो ये भैया, ये अपने पास जो है रोहन मान लेते हैं भैया, ये अपने पास रोहन है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, रोहन है, और ये इसके हेयर जो है वो अपने पास बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हेयर्स हैं, इसके बहुत ही शानदार हेयर है, ठीक है, और ये जो है वो ड्राई हेयर्स हैं, ठीक है, ड्राई हेयर्स हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें इसने क्या किया, जब इसको इचिंग हुई, ठीक है, इसको इचिंग हुई, तो यहाँ पर क्या किया इसने अपने पास जो कोम्ब है, ठीक है, ये अपने पास, अरे ये तो कुल्हाड़ी बना दी यार सर, ये तो आप मारोगे इसको, ठीक है ना। देखो कोम्ब कैसे बनता है भाई, कोम्ब कैसे बनता है, देखो ऐसे ही तो बनता है ना, ठीक है भैया, ऐसे बनता है ये, ठीक है, ये अपने पास ये कोम्ब हो गया। अब इस कोम्ब को जब ये रब करेगा, ठीक है, जब इसको रब करेगा, ठीक है, आफ्टर रबिंग, जब इसको रब करेगा, तो रब करने पर मेरे को पता है मेरे बच्चे, हमने बताया था प्रीवियस पहले वाले लेक्चर्स में, जब ड्राई हेयर्स में यदि आप किसी कोम्ब को यदि रब करते हो, तो ये जो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण, ठीक है, चार्जेस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, ये एक मेथड होता है चार्जिंग का, किसी भी बॉडीज को जब आप चार्ज करते हो तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, तो जब आप इसको रब कर रहे हो तो ये फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण होता है क्या, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जिसका जो अपने पास जो विभव है, जिसको हम बोलते हैं जो अपने पास क्या बोलते हैं इसको, जो मिनिमम जो अपने पास जो वर्क फंक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन, जिस भी ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम है वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये जो हो जाता है, ये तो अपने पास हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये तो अपने पास हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, ये जो कोम्ब है अपने पास हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये कोम्ब हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और इसके हेयर है वो नेगेटिवली चार्ज हो गए। अब इसने क्या किया, इस कोम्ब को, ठीक है,
जब इस कोम को इसने क्या किया भैया, इस कोम को इसने ये किया, ये इसको चार्ज हो गया पहली बात तो, ठीक है, चार्ज हो गया, बहुत बढ़िया। अब चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पॉजिटिवली चार्ज कोम को जब ये छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके आता है, कौन से टुकड़े, अपने पास जो है कागज़ के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब ये लेके आएगा तो होगा क्या, देखो इसमें आपने देखा होगा, ये एक्टिविटी तो आपने की हुई, डेमोन्स्ट्रेशन घर पर कर लेना चाहिए, ठीक है। होगा क्या, ये जो अपने पास जो है, ठीक है, पीसेज ऑफ पेपर हैं, ठीक है, पीसेज ऑफ पेपर हैं, और ये जो है वो चार्ज कोम है। अब ये चार्ज हो गया भैया, चार्ज कोम हो गया। अब ये क्या करेगा, इनको जो वो अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये अट्रैक्ट क्यों करेगा, देखो होगा क्या, ये जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, जैसे मान लो ये अपने पास ड्राई पेपर है, ठीक है, पीस ऑफ पेपर है। जब आप यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज जो दे रहे हो इसको, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से आप इसको, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसके चारों ओर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण ये जो पास वाले जो हैं वो होगा नेगेटिवली चार्ज और ये होगा पॉजिटिवली चार्ज, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इंड्यूस्ड, ठीक है। ये भी इंडक्शन होता है, चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये भी हमने किया था, चार्जिंग बाई इंडक्शन भी हमने किया था। होगा क्या, ये हो गया डायपोल मोमेंट, डायपोल, ठीक है, ये माइनस से प्लस की और इसकी डायपोल की डायरेक्शन हो गई, बिल्कुल सर। अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक नेट फोर्स को जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। अभी हमने बताया था, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रख देते हो तो उस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स लगता है, नेट फोर्स जीरो नहीं होता। अब ये जो डायपोल है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट मान लो पी वेक्टर है, ये जो डायपोल है ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, क्योंकि दूरी के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब घटेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, ठीक है ना, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। तो डिस्टेंस के साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो होगा ये कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर पास है तो इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑफ इसके ऊपर तो लगेगा अट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर कम फोर्स लगेगा रिपल्सन वाला, तो ओवरऑल जो फोर्स लगेगा वो इसकी तरफ लगेगा और अपने जो पीस ऑफ पेपर जो है वो चिपक जाते हैं। होता है कि नहीं होता। अरे जब कंघी को जब रब करते हो ड्राई हेयर्स में, जब पास लेके आते हो तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसका रीज़न यही होता है, इसका रीज़न यही होता है। और आप खुश हो जाते हो कि ये हो क्यों रहा है, जबकि मेरे बच्चे ये साइंस है, ये फिजिक्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल की कॉन्सेप्ट है। जब इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तब वो अट्रैक्ट हो जाता है, उसके ऊपर नेट फोर्स लगता है। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो कुछ नहीं होता, तो वो चिपकते ही नहीं, अट्रैक्ट होते ही नहीं, नेट फोर्स जनरेट होगा ही नहीं, नेट फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास जो है वो कॉन्सेप्ट होती है जब हम कोम्ब को ड्राई हेयर्स में रब करते हैं, और रब करने के बाद में पीसेज ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो इसको नोट कर लेगा क्या तुम, लैंग्वेज अच्छे से लिख लेगा, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे कि भाई वेनेवर वी रब एक ड्राई कोम, ठीक है, इन ड्राई हेयर, देन ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, द कोम गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द हेयर्स गेट्स नेगेटिवली चार्ज, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी ब्रिंग नियर द कोम टू ए पीसेज ऑफ पेपर, देन पीस ऑफ पेपर attracts because of there will be net induced dipole moment, and by that in this situation electric dipole is in non-uniform electric field and there will be net electric force, ठीक है। ये लैंग्वेज बना लेगा, आई होप तू बना लेगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर ले और फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया सर, बड़ा आप मज़ा आ गया सर, वाह जी वाह सर। चलो इसके क्वेश्चंस मैं देखता हूँ, अच्छे अच्छे बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इजी आएंगे अपने पास, देखना ज़रा।
ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। और एक छोटा सा अपने पास डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने, पहले इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर ही हम क्वेश्चंस करते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास दे रखा है अपने को, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे को एज ए मैं देख सकता हूँ ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना जरा मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस Q, Q माइनस 2Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। देखो ये अपने पास दे रखा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। क्या दे रखा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये वाला जो अपने पास ये बोल रखा है, ये 3 कॉर्नर हैं ABC, ठीक है। इन तीनों कॉर्नर के ऊपर पहले वाले कॉर्नर पर रख रखा है Q चार्ज, इसके ऊपर रख रखा है Q चार्ज, इसके ऊपर रख रखा है माइनस का 2Q चार्ज। इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है। और हमें फाइंड आउट करना नेट डायपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डायपोल मोमेंट, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड आउट नेट डायपोल मोमेंट, फाइंड आउट नेट डायपोल मोमेंट, फाइंड आउट नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द फिगर, ठीक है। कैसे करेंगे सर? देखो जरा कैसे करेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। भाई डायपोल मोमेंट क्या होता है? P की जो वैल्यू होती है उसका जो मैग्नीट्यूड वो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज अपोजिट चार्जेस, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, माइनस Q से प्लस Q की ओर, ठीक है। अब एक बात बता, यहाँ पर डायपोल है कहाँ? तुम कहोगे सर एक तो ये वाला रहा प्लस Q चार्ज, ठीक है, एक ये रहा प्लस Q चार्ज, लेकिन सर यहाँ पर तो माइनस 2Q चार्ज है, तो क्या मैं इसको बना लूँ क्या? कैसे बनाओगे सर? देखो इस माइनस 2Q चार्ज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, माइनस Q चार्ज, और ये C तो यहाँ पर आ जाएगा, चलो ठीक है, और ये माइनस Q चार्ज, सही है। कैसे? देखो अब ये वाला जो पेयर है माइनस Q से प्लस Q, ये वाला इस तरफ डायपोल मोमेंट बना लेगा, ठीक है, बना लेगा। और ये माइनस से प्लस Q की ओर जो है एक डायपोल मोमेंट इस तरह बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर, मजा आ जाएगा। और डायपोल मोमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर की तरह हम इसको ऐड कर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अच्छा ये अपने पास मैं बोल देता हूँ इसको P1 वेक्टर, ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ P2 वेक्टर, ठीक है। अब एक बात बताना जरा, क्या P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि तू निकालेगा तो कितना हो जाएगा? Q इंटू L, ठीक है, कोई भी चार्ज ले लो उसके बीच की डिस्टेंस ले लो। अच्छा P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेगा तो Q इंटू L हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा मेरे को तो क्या निकालना है? मेरे को तो नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। इसका मतलब ये हुआ तेरे पास एक डायपोल P1 ऐसे है कुछ इस प्रकार से, एक तो ये P1 वेक्टर है और एक P2 वेक्टर इस तरफ है, ठीक है, और बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है। अरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है, बिल्कुल सर। अब नेट निकालना है तो P वेक्टर क्या होगा? नेट P जो नेट होगा वो होगा अपने पास P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, ठीक है, और इनका जो मैग्नीट्यूड निकलता है वो होगा अंडर ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा, ठीक है। अब देखो P1 P2 तो सेम है, P1 P2 तो सेम है, ठीक है, तो P1 P2 जो सेम है इसको QL बोल रखा है और थीटा 60 डिग्री है, तो कोस 60 1/2 हो जाएगा, 1/2, तो ये कोस 60 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर ये हो जाएगा 2P स्क्वायर, ठीक है, P1 P2 सेम है, ठीक है, P1 P2 सेम है, तो 2P1 स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? P1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 इंटू P1, और √3 P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q इंटू L। वाह सर, ये अपने पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फाइंड आउट द नेट डायपोल मोमेंट। अच्छा इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो इसके बीच से ही तो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जाएगा सर, बीच से ही जाएगा, क्योंकि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है, तो बीच से कटता हुआ चला जाएगा, 30 डिग्री से बना देगा। या हम इसका निकाल भी सकते हैं, इसकी डायरेक्शन। नेट डायपोल मोमेंट किस तरफ आएगा?
पी वेक्टर जो है इस तरफ आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा पी नेट डाइपोल मोमेंट। वाह सर, समझ में आया? बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा √3Q इंटू एल, ठीक है ना, √3Q इंटू एल, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें करेक्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया, वाजी वाह, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, समझ में आया, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। ये अपने पास आ गया मैग्नीट्यूड और ये अपने पास आ गई डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन अपने पास क्या आ गई, डायरेक्शन अपने पास आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन। अच्छा, नेट मैग्नीट्यूड, तो ये अपने पास हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों आया सर? 30 डिग्री मेरे बच्चे इसलिए आया क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो बीच से होकर जाता है, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस पढ़ा है, देखो डायरेक्शन ऐसे निकालते नहीं निकालते, टेन अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है, ऐसे होता है ना। ये अपने पास ए वेक्टर होता है, ये अपने पास बी वेक्टर होता है, ठीक है, जो भी अपने पास इस प्रकार से लेते हैं अपने पास, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, ये एंगल होता है थीटा, ये रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। निकालते नहीं निकालते? बिल्कुल, तो ऐसे निकाल सकते हैं यार, कोई बड़ी बात थोड़ा है, निकाल सकता है। बी साइन थीटा क्या होगा, बी जो होता है अपोजिट होते हैं, जैसे मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है, यहाँ से निकालना है, ठीक है, बी दोनों, बी और ए दोनों में सेम है, ठीक है ना, ए और बी दोनों में सेम है, तो ए कॉमन आ जाएगा, तो साइन जो है एंगल कितना 60 डिग्री और ए कैंसिल आउट हो जाए 1 प्लस कोस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 और यहाँ पर कोस साइड्स 1/2, ये हो जाएगा 3/2, ये 1/√3, तो अल्फा कितना था 30 डिग्री, ठीक है ना, अल्फा क्या था 30 डिग्री, तो यहाँ से जो आता है अल्फा ए से आ जाता है, तो इसको ए मान लिया, तो यहाँ से 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ईजी था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, चलो जल्दी से आ जाएंगे सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 2 डायपोल मोमेंट के ऊपर अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलो भाई, वाजी वाह सर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की यदि मैं बात करूं मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 की यदि मैं बात करूं तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की यदि मैं बात, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट दे रखा है, -q ये अपने पास दे रखा है, देखो ये आपको दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है आपके पास +3q दे दिया, ये -q चार्ज दे दिया, ये -q चार्ज दे दिया, ये -q चार्ज दे दिया, ठीक है, और ये जो अपने पास है ये L दे दिया, ये भी L दे दिया, L, ठीक है। बोल रखा है नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। वाह सर, ये तो हम भी कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन तो अभी तो कराया है, कर देगा ना तू, करके बता जल्दी से। फाइंड आउट नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट, ठीक है, ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है, करके बता दे, जल्दी से बता, जल्दी से बता इसको। देखो कैसे करेंगे देखो कैसे करेंगे, इसको लेके आओ नीचे, नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं लेके आते, ऑपरेशन करेंगे इसका। देखो ये हो गया भैया +3q, ये हो गया -q, ये हो गया -q और ये हो गया -q, ठीक है। अब देख ये अपना जोड़ा ढूंढेगा, ठीक है, अपना पेयर ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा, इसी तरफ देखेगा, आज तरफ देखेगा। देखो -q का ये कोई जोड़ा है नहीं, ये नहीं करेगा, इससे जोड़ा, इससे चक्कर नहीं चला सकता, -q ये भी नहीं चला सकता, अपोजिट मेरे बच्चे, अपोजिट देखिए +3q है, यदि इसको एक +q मिल जाए तो इसका काम बन जाएगा, यदि इसको भी एक +q मिल जाए तो इसका भी काम बन जाएगा, और यदि इसको भी एक +q मिल जाए तो इसका भी काम बन जाएगा, ठीक है। अपना अपना जोड़ा ढूंढ लेंगे ये मेरे बच्चे, अपना अपना जोड़ा ढूंढ लेंगे। क्लासरूम में ढूंढते हो क्या तुम, ठीक है ना? अरे सर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। देखो -q और +q है मेरे बच्चे, तो देख जरा
अच्छा ये डिस्टेंस L है। अब ये वाला जो जोड़ा है इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, ये वाला जो है इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूँ, ठीक है, इस वाले को मैं 1 नंबर फर्स्ट नंबर बोल देता हूँ, ठीक है, और ये वाला जो जोड़ा इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड नंबर, और ये वाला जो इसको मैं बोल देता हूँ थर्ड नंबर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब फर्स्ट की बात करते हैं। देखो फर्स्ट की यदि मैं बात करूँ, देखो प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है कि नहीं है? बिल्कुल, ये फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। देखो माइनस से प्लस क्यू और ये होगा ना डायपोल मोमेंट P1 वेक्टर, बिल्कुल सर। अच्छा P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? P1 जो होगा Q इंटू एल ये होगा, और डायरेक्शन तो अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, देखो आई कैप जे के बोल दो, ठीक है, आई कैप जे के बोल दो, ये 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में मैं बोल देता हूँ कि ये वाली जो एक्स एक्सिस है इसको मैं बोल दूँ आई कैप, इसको बोल देता हूँ मैं जे कैप। अच्छा ये माइनस जे कैप में है ना? बिल्कुल सर। तो P1 वेक्टर को मैं क्या बोल दूंगा? P1 वेक्टर को देखो मैं इसको लिख दूंगा, P1 वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा माइनस का Q इंटू एल, और ये होगा आई कैप। वाह सर। थर्ड की बात कर लूँ, चलो थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड की मैं बात करूँ, देखो क्या होगा, ये होगा माइनस का Q और ये होगा प्लस Q। चलो बहुत बढ़िया, ये माइनस Q होगा, ये प्लस Q होगा। वाह सर, ये होगा प्लस Q, ठीक है। अब देखो ये हो गया थर्ड, माइनस Q से प्लस Q और एक डायपोल मोमेंट, ये होगा P3 वेक्टर, ठीक है, P3 वेक्टर। और इस P3 वेक्टर की जो है ये फर्स्ट है, P3 वेक्टर की मैं वैल्यू निकालूं तो Q इंटू एल होगी, बट ये हो जाएगा माइनस का जे कैप में, क्योंकि नीचे की ओर है तो नीचे की ओर माइनस जे कैप ही तो होगा, बिल्कुल। अच्छा थर्ड की ओर बात कर लेता हूँ। थर्ड की मैं बात करूँ, P सेकंड की मैं बात करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से है माइनस Q, वाह सर, और ये अपने पास है ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, और कुछ इस प्रकार से डायपोल मोमेंट बनाएगा, ये होगा P सेकंड वेक्टर। तो P सेकंड जो वेक्टर है उसका यदि मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो Q इंटू एल, इनके बीच की डिस्टेंस देखो, ये L है, ये L है, ये कितनी हो जाएगी? √2L, ठीक है, √2L। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे √2 इंटू एल। अच्छा डायरेक्शन क्या है सर? डायरेक्शन तो इस तरफ है, क्या है? देखो इसकी डायरेक्शन ये तो है P फर्स्ट है, ठीक है, ये कौन सा है? P थर्ड है, और ये जो है वो क्या है? P सेकंड है। हमें तो निकालना है नेट डायपोल मोमेंट, और नेट डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे निकाले सर? जस्ट इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको ड्रॉ कर दो, आ जाएगा आंसर। कैसे सर? देखो बहुत ईजी है, अरे बहुत ही ईजी है। देख मेरे बच्चे, ये वाला देख, इसको तू उठा के रख, इसको उठा के तू यहाँ पर रख, ठीक है ना, इसको उठा के तूने यहाँ रखा, ये क्या है? वेक्टर को कहीं भी उठा के डिस्प्लेस किया जा सकता है, बशर्ते उसकी डायरेक्शन जो वो चेंज नहीं होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया? ये हो गया P3। क्या था ये? P3 था, बिल्कुल P3 था, ये P3 हो गया, वाह सर, और ये P फर्स्ट हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब देखो जरा, मैग्नीट्यूड तेरे को पता है, ठीक है। अब देखो P फर्स्ट और P थर्ड क्या है? P फर्स्ट और P थर्ड इक्वल है। P फर्स्ट का जो मैग्नीट्यूड है P थर्ड के क्या है? इक्वल है। P थर्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? P थर्ड का मैग्नीट्यूड Q इंटू एल है, इक्वल है। और इक्वल जब वेक्टर होते हैं तो बीच के मतलब 45 डिग्री से होकर जाता है इनका रिजल्टेंट, मतलब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? बीच से जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? √2 इंटू जो वैल्यू है, तो √2 इसका जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √2 इंटू कितना है? Q इंटू एल, तो ये Q इंटू एल हो गया। वाह जी वाह सर, तो ये 45 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ जरा, एक बात बताना जरा, ये वाला जो डायपोल मोमेंट है, ये वाला थर्ड, क्या ये भी 45 डिग्री से ही है? बिल्कुल सर, ये 45 डिग्री तो होता है। वाह, तो क्या इसी डायरेक्शन में आ गया? क्या इसी डायरेक्शन में आ गया P थर्ड भी? बिल्कुल, सॉरी P सेकंड। तो P सेकंड है कितना? Q इंटू √2L। वाह सर, मज़ा हो गया, अब तो सेम ही आ गया, Q इंटू √2L आ गया। तो क्या अब नेट जो है, नेट जो हो जाएगा, नेट जो डायपोल मोमेंट उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √2 इंटू QL। जब सेम ही डायरेक्शन में होते हैं ना अपने पास वेक्टर्स, तो उनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो P नेट जो हो गया वो हो गया 2√2 इंटू QL, और इसकी जो डायरेक्शन बता देगा, तू बता देगा 45 डिग्री है माइनस एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में। वाह सर, समझ गया? बहुत बढ़िया।
तो इस प्रकार से तू बता सकता है इसको, इस प्रकार से तू इसको बता सकता है। तो ये अपने पास जो इसकी वैल्यू आ गई और डायरेक्शन बता सकता है 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया अपने पास 45 डिग्री प्लस, ऐसे प्लस की ओर बोल देते हैं। यदि इस प्रकार आता तो हम ये बोल देते हैं प्लस 45 डिग्री, अदरवाइज ये, ठीक है, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, ठीक है। और ये अपने पास हो जाएगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। समझ में आया? वाह सर समझ में आ गया। तो ये इसकी हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये उसकी डायरेक्शन 45 डिग्री, 45 डिग्री इसकी डायरेक्शन, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इरेज कर दें, बहुत बढ़िया। अब सर देखो, ये तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आपसे कोई बोल दे कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डायपोल मोमेंट निकालो तो कैसे करोगे, वो भी बताएंगे अभी। देखो 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 वो भी बताएंगे अभी, जरा थामस रखो भैया। देखो क्वेश्चन नंबर की बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल दिया जाए आपसे। ओके जी, ये तो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये रोड दे रखी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये रोड दे रखी है आपसे, ये वाली कुछ इस प्रकार से दे रखी है, वाह सर, ठीक है ना। और ये आपसे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। आपसे ये बोल रखा है कि ये जो है, देखो ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला आपको दे रखा है कि प्लस प्लस चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है प्लस लेमडा से, और ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, माइनस लेमडा से। और टोटल जो लेंथ है वो है अपने पास दे रखी है एल दे रखी है। फाइंड आउट टोटल डायपोल मोमेंट, ठीक है, कैलकुलेट, ठीक है, फाइंड आउट टोटल डायपोल मोमेंट, टोटल डायपोल मोमेंट। वाह सर, देखो टोटल डायपोल मोमेंट का बताना जरा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बताएगा क्या तू? मैं बताऊंगा। देख पहले एक मैं बता देता हूँ। देख मेरे बच्चे, अभी तक हमने डायपोल मोमेंट निकाला डिस्क्रीट चार्जेस के कारण, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज होता है, एक पॉइंट चार्ज होता है Q, और उसका डायपोल मोमेंट कैसे निकालता है? Q और माइनस Q का। कोई भी एक चार्ज ले लेता है Q, उनके बीच की डिस्टेंस Q × 2 है, उनको मल्टीप्लाई कर देता है, और डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर आ जाती है। ऐसे ही तो करता है, ऐसे ही किया ना। ऐसा ही मैं यहाँ करूँगा, ऐसा ही मैं यहाँ करूँगा। मैं क्या करूँगा, यदि मेरे को पॉइंट चार्ज नहीं दिख रहा है तो मैं मेरी मन की आंखों से देखूंगा। मेरी मन की आंखें कौन सी हैं? मेरी मन की आंखें होंगी, देखो यहाँ से, पहले इसको नीचे लेके आओ यार, इसको नीचे उतारो, इसको नीचे उतारो, अभी इसकी क्रियाकलाप करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। देखो ये वाला जो अपने पास है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल सर, वाह सर। ये पॉजिटिव चार्ज है, वाह सर। ये प्लस लेमडा, बिल्कुल सर, और ये माइनस लेमडा, बिल्कुल, वाह सर, ठीक है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया। अच्छा ये क्या है? एल लेंथ है, वाह सर। अब देखना जरा, मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि इसको मैं अपना सेंटर मान लेता हूँ, ओरिजिन। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्स डिस्टेंस पर जा करके एक छोटा सा dx का एलिमेंट लेऊँगा, dx का एलिमेंट लेऊँगा, जिसका जो चार्ज होगा वो dq होगा, लेकिन वो माइनस dq होगा। क्या होगा? माइनस dq होगा। क्या होगा? माइनस से dq, ये होगा माइनस का dq चार्ज। अच्छा सेम टू सेम मैं एक्स डिस्टेंस पर जा करके, ठीक है, वाह सर, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर जा करके ये dx लेंथ का मैं वापस से प्लस dq चार्ज लूँगा। क्या लूँगा? प्लस dq चार्ज लूँगा। मज़ा आ गया। अब देख, क्या ये जो प्लस dq जो चार्ज है और क्या ये माइनस dq जो चार्ज है, क्या ये पॉइंट चार्ज नहीं बन गए क्या? वाह सर। और ये क्या 2x डिस्टेंस नहीं बन गई क्या? और क्या इसका जो डायपोल मोमेंट क्या dp बोल देगा, dx के कारण, dq के कारण dp बोल देगा? क्या dp नहीं हो गया क्या? वाह सर, आ गया। अब देखना जरा, तू देखना जरा, नाउ dp जो होगा, dp वो क्या होगा? कोई भी एक चार्ज है dq, उनके बीच की डिस्टेंस 2x बोल देगा। और हमें पता है लेमडा जो होगा वो कितना होता है? dq/dl होता है पर यूनिट लेंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर dq/dx हो जाएगा।
तो डी क्यू जो हो जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स, तो डी क्यू जो हो जाएगा वो लेमडा इंटू डी एक्स हो गया और ये हो गया 2x हो गया। ठीक है, हमें तो क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है ना, 2 बाहर आ गया, लेमडा बाहर आ गया और ये हो गया x dx आ गया। x की लिमिट रख देगा 0 से l/2, 0 से l/2। अब तू कहेगा सर क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, -l/2 से +l/2? नहीं, क्यों नहीं रखेगा, तूने 2 ऑलरेडी एलिमेंट ले लिए, 2 साइड से एलिमेंट तूने ऑलरेडी ले लिए। तो यदि ये 0 से l/2 तक तूने लिया ना इसकी लिमिट, तो ये ऑलरेडी कंसिडर्ड हो गया, लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 0 से ऑलरेडी l/2 हो गया। तो यहां से यदि तू p की वैल्यू निकालेगा, ठीक है, तो क्या करेगा भाई, 2 लेमडा तूने बाहर लिया। ठीक है, 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड, लेट मी चेक दैट वीडियो इज ऑन गोइंग और नॉट। ओके, ऑल इज वेल। अब देखना जरा, 0 से l/2 हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर देना मुन्ना, कर देना। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2, x²/2 और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से l/2 हो गई। वाह सर, तो p जो हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लेमडा l²/4, ये आंसर आ गया। और तो क्या, बढ़िया सब, जल्दी से नोट कर ले। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता है। देख मेरे पास और क्वेश्चन है भी शायद, देख ऐसा क्वेश्चन तेरे को दे रखा है, ऐसा ही कुछ सेम टू सेम एक क्वेश्चन दे रखा है। देख ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दे रखा है तेरे को, अब की बार इसने रिंग का दे दिया। देख कैसे भी दे सकता है इसको, ठीक है, तेरे को वो अप्रोच बनानी आनी चाहिए, कैसे भी दे सकता है। अब की बार इसने रिंग पर फैला दिया चार्जेस को, ठीक है, कैसे भी दे सकता है, बिल्कुल कैसे भी दे सकता है। ठीक है ना, ये माइनस चार्ज हो गया, ठीक है ना, और ये प्लस चार्ज हो गया। अरे भाई ये प्लस है, ये प्लस लेमडा है, ठीक है ना, ये प्लस लेमडा है और ये माइनस लेमडा है, ये माइनस लेमडा, ये प्लस लेमडा। तो कैसे भी दे सकता है, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कैसे भी दे सकता है यार, उसकी मर्जी। ठीक है ना, तो ये हो गया आर इसकी डिस्टेंस है, ये अपने पास जो है रेडियस इसकी आर है। फाइंड आउट द नेट डायपोल मोमेंट, तो कैसे करेगा, देखो हमें तो वही काम करना है, पॉइंट चार्ज बनाएंगे, पॉइंट चार्ज बना लेगा, पॉइंट चार्ज बनाएगा पहले, पॉइंट चार्ज बना लेगा। ठीक है वाह सर, पॉइंट चार्ज बनाओ, कैसे बनाओगे देखो अब यहाँ पर जो है डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर एंगल की टर्म्स में लेंगे। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ऑटोमेटिकली ध्यान में आने लग जाएगा कि इसको कैसे करें, इसको कैसे करें। तो देख यहाँ से जो है थीटा एंगल की अपने पास, थीटा एंगल पर जाएंगे यहाँ से, और डी थीटा अपने पास एंगल का एक छोटा सा चाप हम इसको कंसिडर कर लेंगे। ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा डी थीटा, क्या हो जाएगा डी थीटा, और ये होगा डी। अब देख सेम टू सेम मैं क्या करूँगा, यहाँ से चला जाऊँगा थीटा पर, और ये जो है वो भी सेम टू सेम कितना हो जाएगा डी थीटा, ये भी कितना हो जाएगा थीटा एंगल के ऊपर डी थीटा का, और अपने पास डी एल ले लूँगा। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस डी क्यू हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डी क्यू हो जाएगा। ये प्लस डी क्यू हो गया, ये माइनस डी क्यू हो गया। वाह सर, अरे तो अब तो मज़ा हो गया ना तुम्हें, अब तो मज़ा ही मज़ा है। कैसे मज़ा है सर, कैसे, हमें तो नहीं पता चला। अरे मेरे मुन्ने देख जरा इसको ध्यान से देख, मन की आंखों से, क्या तेरे को दिख रहा है क्या, क्या ये प्लस डी क्यू है, हाँ सर ये प्लस डी क्यू है, क्या इसको माइनस डी क्यू बोल दे, हाँ सर इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 2r है, माइनस क्यू से प्लस क्यू और कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। अब तू डी तो निकाल सकता है ना, अब ये भी तो बताया है डी कितना हो जाएगा, डी क्यू इंटू 2r हो गया। वाह सर, वाह जी वाह, वाह जी वाह, अच्छा जी। अब एक बात बता, डी क्यू कितना होगा, देख डी क्यू को कैसे बताएगा, डी क्यू को तू कैसे, देखो डी क्यू जो होगा वो होगा अपने पास लेमडा डी एल, ठीक है, और डी एल जो होगा आर डी थीटा, तो डी क्यू ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो क्या इसको तो ऐसे लिख देगा, डी पी जो होगा, डी क्यू जो होगा वो हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा, ये हो गया 2r, ये हो गया डी थीटा, तो डी पी जो हो गया वो हो जाएगा 2 लेमडा आर स्क्वायर डी थीटा, ये हो गया। अब तुम कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन कर दो टोटल निकालने के लिए, मैं कहूँगा तुम्हें थामो जरा मेरे बच्चे थामो। देखो होगा क्या, हमने इसमें इंटीग्रेशन किया, क्यों किया,
क्योंकि हमें नीड थी टोटल लेंथ को निकालने के लिए, टोटल रोड के लिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन जो है वो तभी करना है, देखो डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इंटीग्रेशन हम तभी कर सकते हैं जब जो है डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन में हो। यहाँ पर यदि आप कोई भी एलिमेंट की बात करोगे तो डायरेक्शन जो है वो डायपोल मोमेंट की इसी तरफ है ना, डीपी वेक्टर जो वो इसी तरफ है, माइनस से प्लस की ओर। लेकिन यहाँ पर देख जरा, यहाँ पर तू देखेगा, देख माइनस से प्लस की ओर डीपी वेक्टर की डायरेक्शन ये है कि नहीं है? अरे भाई यही तो है ना, थीटा एंगल के ऊपर, ये वाला थीटा एंगल के ऊपर ऐसे थीटा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। लेकिन यदि तू यहाँ पर ले लिया ना तो थीटा चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ध्यान दे रहे हैं? अरे भाई ये हमने ये एलिमेंट लिया प्लस क्यू माइनस क्यू थीटा के ऊपर, तो ये डीपी वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन टोटल तू इंटीग्रेशन करेगा तो तू इंटीग्रेशन ऐसे ही तो करेगा, यहाँ से थीटा 0 से π/2। लेकिन जब तू यहाँ जाएगा तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को यूनिफॉर्म करेंगे। तो एक बात बता, क्या ये जो डीपी वेक्टर है क्या दो डायरेक्शन में हो रहा है क्या? देखो ये तो हो गया डीपी कोस थीटा, ये तो हो गया डीपी कोस थीटा, और ये क्या हो गया डीपी साइन थीटा। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? अरे भाई समझ गया क्या तू? समझ गया क्या? देख जरा, देखो ये डीपी वेक्टर था ना, ये डीपी वेक्टर था ना, ये माइनस डी क्यू था ना। तो देख ऐसे ही तो था ये, ऐसे ही तो था ये, थीटा एंगल के ऊपर डीपी वेक्टर था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन अलग अलग चेंज हो रही है, वेरी हो रही है। तो तू क्या कर ले, डायरेक्शन को क्या कर ले, सेम डायरेक्शन कर ले। देख ये जो डीपी कोस थीटा है, डीपी साइन थीटा सेम हो जाएगी, ठीक है। अब तू कोई भी एलिमेंट ले ले, उसकी जो अक्स जो डायरेक्शन है, मतलब इसको तू डीपी एक्स बोल दे, इसको तू क्या बोल दे डीपी एक्स, इसको तू बोल दे डीपी वाई, ठीक है। ये एक्स बोल दे, ये एक्स एक्सिस बोल दे तू, और ये वाई एक्सिस बोल दे। तो ये वाला जो कंपोनेंट हमेशा डीपी कोस थीटा एक्स डायरेक्शन में ये लाइन है, इसका हम अलग कर लेते हैं, इसका हम अलग कर लेंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, तू ये ऐसे बोल सकता है क्या, तू ऐसे बोल सकता है क्या डीपी वेक्टर जो है, तू ऐसे बोल सकता है क्या डीपी एक्स वेक्टर प्लस डीपी वाई वेक्टर तू बोल सकता है क्या? अब तू इसका इंटीग्रेशन कर सकता है क्या? हाँ कर सकते हैं सर। देख डीपी एक्स कैसे करेगा, डीपी एक्स करेगा तो मतलब पी एक्स आ जाएगा तेरे पास। कैसे करेगा, देख डीपी एक्स है डीपी कोस थीटा, क्या कर देगा तू, डीपी कोस थीटा कर दूंगा। वाह सर। तो देख जरा पी एक्स कितना हो जाएगा, डीपी कितना है, डीपी है 2 लेमडा आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा। और साइन थीटा की जो लिमिट है, थीटा की लिमिट 0 से π/2, साइन π/2 माइनस साइन 0, यानी ये हो जाएगा 2 लेमडा आर स्क्वायर। ये हो गया पी एक्स, ठीक है, ये हो गया पी एक्स, ठीक है सर। अच्छा पी वाई की बात करूँ तो डी पी वाई की बात करूँगा तो सर पी वाई आ जाएगा, यानी ये अपने पास डी पी साइन थीटा। डी पी कितना है, 2 लेमडा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। वाह सर, वाह जी वाह। देखो 2 लेमडा आर स्क्वायर, साइन थीटा कितना था, माइनस का कोस थीटा, थीटा की लिमिट 0 से π/2, कोस π/2 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी पी वाई 2 लेमडा आर स्क्वायर। वाह जी वाह सर, सेम आ गया। अब तेरे को तो निकालना है टोटल, तो टोटल निकालने के लिए तू क्या करेगा, पी एक्स वेक्टर और प्लस पी वाई वेक्टर को तू क्या कर देगा, डायरेक्ट ऐड कर देगा, आई कैप वाई कैप, ठीक है, आई कैप जे कैप। तो दोनों जब सेम हैं तो मेरे बच्चे तू इसका मैग्नीट्यूड निकाल पहले। तो मैग्नीट्यूड निकालेगा तो √2 इंटू 2 लेमडा आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? अरे जब भी दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो, ठीक है ना, सेम हो और दोनों परपेंडिकुलर हो, तो 45 डिग्री पर ही तो जाएगा ना, 45 डिग्री पर ही तो जाएगा ना। कैसे सर, देखो इसमें जो है पी एक्स तो इस तरफ आएगा, पी वाई इस तरफ आएगा, तो नेट जो है वो इस तरफ जाएगा, पी नेट आएगा ऐसे, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्ट वो थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, ये वैल्यू इसकी आंसर आ जाएगा एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वाह जी वाह सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ठीक है जी। अच्छा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता है, इसमें तो इतने ही बोल रखा है इसने, ये तो ऐसे ही है भैया। तू और भी क्वेश्चन ले सकता है, ठीक है ना, तू और भी क्वेश्चन ले सकता है। कैसे, अरे कोई भी क्वेश्चन दे दे तेरे को, ऐसे बोल दे, सपोज कर ऐसे बोल दे कि, ऐसे बोल दे तेरे पास कि अब की बार जो है वो माइनस चार्ज है ना वो थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है, यहाँ तक फैला हुआ है, और प्लस चार्ज ऐसे फैला हुआ है, केवल इतना ही, या इतना फैला दे। तो वही करना है यार,
इसमें तो सिमिट्री है, तो ये तो जीरो हो जाए। ये तो अपने पास ऐसे ही कर सकते हैं कि ये माइनस जो है सेंटर यहाँ पर मान सकते हैं, ये प्लस सेंटर यहाँ पर मान सकते हैं, तो इस तरफ आ जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, ये तो चलो ईजी है, लेकिन और भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे आ जाए, ठीक है, ऐसे आ जाए कि ये माइनस चार्ज है वो यहाँ तक फैला हुआ है और ये जो प्लस चार्ज है ऐसे है। अब बताना जरा, ठीक है, तो वही है, यहाँ से जाकर कोई भी रेंडम एंगल थीटा ले ले, यहाँ पर माइनस थीटा ले ले। अब की बार ये जो है वो यहाँ से वेरी हो जाएगा, इतना इतना कर लेंगे, ये जो वेरी इसका जो थीटा यहाँ से यहाँ तक वेरी करवा देंगे। ठीक है ना, तो वो कैसे भी चेंज कर सकता है, तो तू कैसे भी कर सकता है, लेकिन जो अप्रोच है वो यही अप्रोच रहेगी। ठीक है ना, अप्रोच यही रहेगी, बाकी तू कुछ भी कर ले, इससे कुछ भी करवा ले। इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है, बाकी और सब कुछ सेम है। ठीक है ना भाई, बाकी तो सब कुछ क्या है, सेम ही है। वाह सर, सही है, बिल्कुल सर, इरेज कर दें, चलो ठीक है। अब ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, लेकिन लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम जो है भी कम है, लेक्चर जो है उसका जो पार्ट है वो टाइम जो लेंथी हो गया। तुम यदि कमेंट सेक्शन में ये लिख दोगे ना कि सर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लेके आओ, तो हम वो भी करवा देंगे। लेकिन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे पास अब भी हैं, उनको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, कौन से क्वेश्चन, टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है भाई, क्वेश्चंस की कोई भी कमी नहीं है, बस वैल्यू चेंज करो, थोड़ी अप्रोच चेंज कर दो, बस क्वेश्चन भी चेंज हो गया। जैसे एक क्वेश्चन देखो ज़रा, जैसे क्या था, टाइम कितना हो गया भैया, ओके 1 आवर, ओके जी भैया बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1 आवर, ठीक है ना। तो वैसे इसके जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं ना, उसको नेक्स्ट में कर लेंगे यार, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और भी हैं जो अपने पास जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाकी बहुत ईजी था ये, ठीक है, ज़्यादा अपने पास था नहीं, कुछ किया नहीं इसमें। न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही कम किए हैं, 2-3 ही किए हैं, अभी और न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स है वो करवा देंगे, और फिर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर अभी 11th फिजिक्स का करवाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए उनको अपलोड किए हुए। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो दोनों आप पढ़ते रहें, ठीक है ना। और बस इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप टेकिंग लिक्विड डाइट, डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटी। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।